हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोशियस में स्वागत है। और ये समाज शास्त्र की इग्नू सीरीज़ है। और आप सभी को पता है कि इग्नू सीरीज़ में अभी हम लोग जो सामाजिक स्तरीकरण का टॉपिक है, इसमें विभिन्न विचारकों के हम विचार समझ रहे हैं। ऑलरेडी हम लोग कार्ल मार्क्स के विचार को समझे। ये जो इग्नू सीरीज़ होता है, ये एक बहुत ही डिटेल में हम लोग इसमें समझते हैं किसी भी कॉन्सेप्ट को। तो ऑलरेडी हम लोग कार्ल मार्क्स के विचार को समझ ही चुके हैं, मैक्स वेबर के विचार को समझ चुके हैं, वहीं पे टालकट पार्सन्स के विचार को समझे थे। और इसी कड़ी में आज हम लोग डेविस और मूर के विचार को समझेंगे कि आखिर में किंग्सले डेविस और विल्बर्ट मूर ने सामाजिक स्तरीकरण के बारे में अपने क्या विचार दिए हैं। ये आप लोगों को पता ही होगा कि जो किंग्सले डेविस और विल्बर्ट मूर हैं, ये दोनों के दोनों टालकट पार्सन्स के ही शिष्य रहे हैं। तो आखिर में कुछ न कुछ टालकट पार्सन्स के असर तो इनके पे दिखेगा ही। इनका आखिर में क्या प्रकार्यात्मक सिद्धांत रहा है, इसको हम लोग समझेंगे। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं डेविस और मूर का सिद्धांत। सामाजिक स्तरीकरण के प्रकार्यवादी सिद्धांत को किंग्सले डेविस और विल्बर्ट मूर ने और विकसित किया। टालकट पार्सन्स ने तो इसको विकसित किया ही था कि जितना करना था, लेकिन उसको और ज़्यादा इलोबरेट करने का या और ज़्यादा उसे विकसित करने का काम किंग्सले डेविस और विल्बर्ट मूर ने किया था। ये दोनों अमेरिका के प्रसिद्ध समाजशास्त्री हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को एक फैक्ट और मिल रहा है कि किंग्सले डेविस और विल्बर्ट मूर दोनों के दोनों लोग अमेरिकन समाजशास्त्री रहे हैं, टालकट पार्सन्स के शिष्य रह चुके हैं। इन दोनों समाजशास्त्रियों ने अपने विचार एक लेख में विस्तार से प्रस्तुत किए थे, जिसका शीर्षक था सम प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन, अर्थात स्तरीकरण के सिद्धांत। और यहाँ पे ये जो फैक्ट है, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये अक्सर करके एग्ज़ाम में पूछ दिया जाता है कि सम प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन किसकी कृति है या किससे संबंधित है। तो ये किंग्सले डेविस और विल्बर्ट मूर दोनों विचारकों से संबंधित है। यह लेख जितना लोकप्रिय हुआ, इसकी आलोचना भी उतनी ही ज़्यादा हुई। जहां प्रकार्यवादी सिद्धांतकारों ने उनके विचारों का समर्थन किया, तो वहीं अन्य समाजशास्त्रियों ने उनकी कटु आलोचना भी की थी। तो यहाँ पे ये हम सभी को पता ही है कि जो चाहे वो टालकट पार्सन्स रहे हैं, चाहे किंग्सले डेविस या विल्बर्ट मूर रहे हैं, ये सभी के सभी प्रकार्यवादी सिद्धांतकार रहे हैं। तो जो प्रकार्यवादी सिद्धांतकार थे, उन्होंने तो इनके विचारों का समर्थन किया था, लेकिन वहीं पे अन्य समाजशास्त्री जो थे, जो कि प्रकार्यवाद से संबंधित नहीं थे, उन्होंने इनकी काफ़ी ज़्यादा आलोचना भी की थी। उनके विचारों को असमानता का प्रकार्यवादी सिद्धांत का नाम भी दिया जाता है। तो अगर एग्ज़ाम में ये पूछ दिया जाए कि असमानता का प्रकार्यवादी सिद्धांत क्या है, तो जो किंग्सले डेविस और विल्बर्ट मूर ने सिद्धांत दिया था, उन्हीं के सिद्धांत को असमानता का प्रकार्यवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। अब अगर हम डेविस और मूर के विचारों को पार्सन्स से अगर समझने की कोशिश करें, पार्सन्स के नज़रिए से समझें, तो पार्सन्स ने समाज में स्तरीकरण की ज़रूरत पे जोर दिया था। पार्सन्स भी उन्होंने भी माना था कि समाज में स्तरीकरण जो होता है वो समाज के लिए ही होता है, समाज के वेलफेयर के लिए ही होता है या भलाई के लिए ही होता है। उन्होंने यह सिद्ध करने का प्रयास भी किया था कि हर समाज में यह स्तरीकरण जो हमें देखने को मिलता है, जो लेयर बाय लेयर हमें समाज में लोग दिखते हैं, वो एक हायरार्की जो दिखती है, स्ट्राटा जो दिखता है या फिर स्तर जो दिखता है, वो अपरिहार्य है, अर्थात प्रत्येक समाज में किसी न किसी रूप में पाया ही जाता है। डेविस और मूर ने इस प्रस्थापना को और ज़्यादा विस्तार से जानने का प्रयास किया था कि आखिर में समाज में स्तरीकरण जो होता है वो किस प्रकार से इफ़ेक्टिव होता है। किंग्सले डेविस और विल्बर्ट मूर ये समझने की बार बार कोशिश कर रहे हैं कि आखिर में जो स्तरीकरण होता है समाज में, ये किस प्रकार से समाज में प्रभावी होता है।
उन्होंने सबसे बड़ा प्रश्न जो यह रखा था कि कुछ स्थानों की प्रतिष्ठा जो होती है वो अलग अलग क्यों होती है। अब जैसे कि प्रत्येक व्यक्ति का जो कार्य होता है उसको हम एक कैटेगरी में ही नहीं रख सकते हैं। तो जो एक मैनेजर की प्रतिष्ठा है समाज में और जो एक चपरासी की प्रतिष्ठा है समाज में, ये आखिर में अलग अलग होती कैसे है, क्योंकि दोनों काम जब इम्पॉर्टेंट है, मैनेजर अपना काम कर रहा है, चपरासी अपना काम कर रहा है, फिर भी दोनों की प्रतिष्ठा में ये डिफरेंस या ये अंतर जो दिख रहा है वो आखिर में क्यों होता है। व्यक्तियों को ये स्थान जो है कि किसको हम उच्च पे रखें और किसको निम्न पे रखें, आखिर में ये कैसे डिसाइड होता है। तो ये कुछ ऐसे प्रश्न थे जो किंग्सले डेविस और विल्बर्ट मूर के माइंड में चल रहा था। समाज की प्रकार्यात्मक पूर्वापेक्षाएं। अब इसी से संबंधित प्रश्नों का जो भी प्रश्न थे, इन्हीं प्रश्नों से संबंधित जो भी डाउट्स थे इनके मन में, उन्हीं का उत्तर ये ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। तो समाज की प्रकार्यात्मक पूर्वापेक्षाएं आखिर में क्या होती हैं, उनको ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर में पूर्वापेक्षाएं अर्थात प्री रिक्वेजिट जो होता है किस प्रकार से समाज में ज़रूरी होता है और ये कैसे फंक्शन करता है, इसको समझने की ज़रूरत है। तो दोनों लेखक पार्सन्स के इस विचार का समर्थन करते हैं कि समाजों के वजूद जो होते हैं उनके अस्तित्व का आधार व्यवस्था और स्थिरता है। तो किसी भी समाज का जो वजूद होता है वो क्या होता है, उनके अस्तित्व का जो आधार है वो व्यवस्था और स्थिरता होता है। तो अगर समाज में व्यवस्था और स्थिरता न पाई जाए तो उस समाज का अस्तित्व ही नहीं है या उसका वजूद ही नहीं होगा। हर समाज की अपनी प्रकार्यात्मक पूर्वापेक्षाएं होती हैं जो उन्हें जीवित रहने और सुचारू रूप से चलने में सहायक होती हैं। समाज व्यक्तियों का समूह, उनका जमावड़ा भर नहीं होता है। तो जो डेविस और मूर हैं उन्होंने ऐसा माना कि हम समाज को सिर्फ ऐसा नहीं कह सकते कि अगर व्यक्तियों का ग्रुप है, समूह है, तो उसे हम समाज मान लेंगे। ये उसका सिर्फ जमावड़ा भर नहीं होता है, अर्थात सभी लोग एक पास इकट्ठे हैं तो हम उसको समाज नहीं कह सकते हैं। इनमें व्यक्तियों को निर्दिष्ट कार्य पूरे करने होते हैं ताकि समाज की आवश्यकताएं पूरी हो सकें। तो यहाँ पे प्रत्येक समाज के प्रत्येक व्यक्ति को कुछ न कुछ स्पेसिफिक कार्य होते हैं जो कि उन्हीं को करने होते हैं, जिससे समाज की जो सभी प्रकार की आवश्यकताएं हैं वो पूरी हो सकें। जैसे कि बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल होता है कि सब्जी वाला यदि सब्जी नहीं बेचे, या दूध वाला दूध नहीं बेचे, या न्यूज़पेपर वाला न्यूज़पेपर नहीं बेचे, या फिर हम जहाँ से जो सामान ले आते हैं, किराने की दुकान हो, चाहे वो स्टेशनरी की शॉप हो, कापी किताबों की दुकान, या फिर फलों की दुकान, या फिर जो भी दुकान है, अगर वो ना हो तो फिर हम अपने काम को नहीं पूरा कर पाएंगे सही तरीके से। तो प्रत्येक व्यक्ति जो होते हैं उनके कुछ निर्दिष्ट कार्य होते हैं जो उन्हें पूरे करने होते हैं ताकि समाज की आवश्यकता पूरी हो सके। इसलिए समाज में अनेक क्रियाकलाप चलते हैं। समाज में श्रमिकों, उद्योगपतियों, प्रबंधकों, पुलिसकर्मियों, शिक्षकों, विद्यार्थियों, दस्तकारों इत्यादि की ज़रूरत पड़ती है। तो बहुत सारे समाज में जितने भी डिफरेंट हमारी ज़रूरतें हैं, तो उतनी सारी ज़रूरतों के लिए उतने सारे लोगों की भी ज़रूरत पड़ती है, उतने तरह के पेशे की भी ज़रूरत पड़ती है कि लोग उन पेशों से जुड़े हों, ताकि अगर जैसे कि हमारे घर में एक कुर्सी की ज़रूरत है, एक मेज़ या टेबल की ज़रूरत है, तो हमें फर्नीचर की शॉप पे जाना पड़ेगा। अगर फर्नीचर की शॉप ही नहीं होती तो फिर वो काम हमें खुद ही करना पड़ता, खुद ही काट पीट के बनाना पड़ता। विशिष्ट प्रवीणता रखने वाले विभिन्न लोग इन अलग अलग कार्यों को अंजाम देते हैं। यहाँ से डेविस और मूर समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर में विभिन्न व्यक्ति जो होते हैं वो एक दूसरे से प्रतिष्ठा में किस प्रकार से अलग होते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे चाहे वो समाज में श्रमिक हो, उद्योगपति हो, प्रबंधक हो, पुलिसकर्मी, शिक्षक, विद्यार्थी, दस्तकार, कोई भी हो समाज में, डॉक्टर है, इंजीनियर है, सबकी अपनी कुछ न कुछ कार्य हैं जिनकी समाज को ज़रूरत पड़ती है।
विशिष्ट प्रवीणता अर्थात तो उनकी अपनी कुछ स्पेसिफिक कौशल होते हैं, उनको रखने वाले विभिन्न लोग जो होते हैं वो अलग अलग कार्यों को अंजाम देते हैं। अब अगर एक इंजीनियर से बोल दिया जाए कि आपको हार्ट की सर्जरी करना है तो वो कैसे कर सकता है, क्योंकि वो उसमें प्रवीण नहीं है। तो इस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति अपने प्रवीणता के अनुसार अपने अपने काम को अंजाम देते हैं। इसलिए किसी भी समाज की पहली प्रकार्यात्मक पूर्वापेक्षा इन भिन्न भिन्न भूमिकाओं का प्रभावशाली ढंग से वितरण है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो भी हम कहें कि किसी भी समाज का सबसे पहली ज़रूरत या सबसे पहली प्रकार्यात्मक पूर्वापेक्षा क्या है, तो ये है कि जो समाज है उसमें विभिन्न विभिन्न जो भूमिकाएं हमें दिखाई देती हैं वो प्रभावशाली ढंग से वितरित हों। क्योंकि अभी जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया कि अगर एक इंजीनियर से बोल दिया जाए कि किसी के हृदय का ऑपरेशन करना है तो वो नहीं कर सकता है। फिर हम कहीं नहीं सकते हैं कि वो सिर्फ वो व्यक्ति ही नहीं इफेक्टिव होगा बल्कि पूरा समाज इफेक्टिव होगा उससे। तो इसके लिए किसी भी काम के लिए जो एक प्रवीण व्यक्ति होता है उसकी आवश्यकता होती है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि सही जगह पे सही लोग समाज में स्थित हों ताकि वो समाज की जो ज़रूरत है उसके अनुसार वो अपना कार्य जो है या अपना योगदान, अपना कंट्रीब्यूशन समाज को दे सकें, जिससे कि समाज सही से आगे को बढ़ता रहे। अब यहाँ पे हम लोग जो प्रकार्यात्मक पूर्वापेक्षा है इसके 4 पहलू होते हैं, इसको हम लोग समझेंगे। तो प्रकार्यात्मक पूर्वापेक्षा के 4 पहलू हैं। पहला पहलू हम लोग देखते हैं। तो पहला पहलू जो है वो समाज में सारी भूमिकाएं पूरी की जानी होती हैं। समाज में जो होता है, यहाँ पे गैप है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। समाज में जितनी भी समाज से संबंधित भूमिकाएं हैं वो सभी की सभी पूरी की जानी होती हैं। सभी समाज में अगर हम देखें तो अलग अलग किस्म के पेशे होते हैं, व्यवसाय होते हैं। उनके अस्तित्व के लिए ये व्यवसाय अनिवार्य हैं कि अलग अलग व्यवसायों के लिए अलग अलग प्रवीण लोग भी आवश्यक हैं। इसलिए इन व्यवसायों को पूरा किया जाना उतना ही ज़रूरी है। मगर वहीं इन व्यवसायों का किया जाना ही सिर्फ पर्याप्त नहीं होता है। अगर निश्चित कार्यों के लिए ऐसे गलत लोग चुन लिए जाते हैं जिनसे इन कार्यों को पूर्ण करने की अनिवार्य प्रवृत्ति ही नहीं है, तो इससे समाज में अस्थिरता उत्पन्न होगी, विशेषकर तब अगर ये स्थान महत्वपूर्ण है। जैसे कि अभी मैंने एग्जाम्पल से आप लोगों को समझाया था कि एक इंजीनियर से अगर कह दिया जाए कि वो एक डॉक्टर का काम करे या एक ऑपरेशन उसे करना है तो वो नहीं कर सकता है। एक और उदाहरण से हम लोग समझते हैं कि जैसे बिजली का उत्पादन करने वाला कोई कंपनी अगर है, अगर कोई बिजली की उत्पादन करने वाला अगर कोई कंपनी है और इसमें अगर कोई मान लेते हैं कि फेमस कोई लेखक है, उपन्यासकार है, अगर उसको अगर हम नौकरी पे रख लेते हैं तो विद्युत उत्पादन की जिसमें कि कोई जानकारी ही नहीं हो उसके पास, अगर ऐसे हम व्यक्ति को रख लेते हैं तो आप लोग समझ सकते हैं कि इससे जो नौकरी है उसका काम भी प्रभावित होगा। क्योंकि उसको तो आता ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि हमको इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होती है उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको हम किस प्रकार से करेंगे, क्योंकि वो तो एक लेखक है या फिर वो एक उपन्यासकार है। इससे कंपनी में ही सिर्फ अस्थिरता नहीं उत्पन्न होगी बल्कि बिजली की आपूर्ति में भी अस्थिरता आ जाएगी, क्योंकि जब उसे पता ही नहीं है तो वो बिजली की आपूर्ति भी सही से नहीं कर पाएगा। और इस कारण से अगर हम देखें तो समाज में भी अस्थिरता आ जाएगी। अब दूसरा जो हमें पूर्वापेक्षा दिखता है वो ये है कि इन स्थानों को सबसे योग्य और सक्षम व्यक्तियों से भरना चाहिए। तो आखिर में ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमें समाज में सही तरीके से, चूँकि जब हमें काम चाहिए तो हमें जो महत्वपूर्ण स्थान हैं उनको, उसके लिए सबसे योग्य और सक्षम व्यक्ति कौन है उससे हमें उसको भरना पड़ता है, उस पोस्ट को, उस खाली जगह को। तीसरा अगर देखें तो निर्दिष्ट कार्य के लिए सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति ही चुने जाएं।
अगर कोई स्पेसिफिक कार्य है कि ये कार्य सिर्फ वही व्यक्ति कर सकता है, तो उसमें जो सबसे उत्तम व्यक्ति होता है उसी को चुना जाता है। अब आप लोग चाहे वो आईआईटी के एग्ज़ाम की बात करें, चाहे नीट के एग्ज़ाम की बात करें, चाहे आईएएस पीसीएस के एग्ज़ाम की बात करें, तो आप लोगों को ये लाइन समझ में आ जाएगी। तीसरी जो प्रकार्यात्मक पूर्वापेक्षा है वो समझ में आ जाएगी कि निर्दिष्ट कार्य के लिए सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति ही चुने जाएं, क्योंकि उनसे ये अपेक्षा होती है कि हम जिस काम के लिए उन्हें रख रहे हैं, जो कि वो काम महत्वपूर्ण है, तो उतनी ही ज़्यादा वो उनकी योग्यता भी होनी चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है कि उन्हें इसके लिए प्रशिक्षित भी किया जाए, ऐसी ट्रेनिंग भी दी जाती है। हर कार्य के लिए सबसे उत्तम व्यक्ति चुना जाए, इसे सुनिश्चित करने का सबसे प्रभावशाली उपाय जो होता है वो प्रशिक्षण होता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं, चाहे वो कोई भी इंजीनियरिंग का हो, फिर मेडिकल का हो, चाहे हम नौकरियों में देख लेते हैं आईएएस पीसीएस का एग्ज़ाम हो, या फिर हम आर्मी के एग्ज़ाम की बात करें, किसी भी फील्ड की बात करें, तो अगर हम देखेंगे कि अगर कोई चुना जाता है तो उसको ट्रेनिंग भी ज़रूर दी जाती है, ताकि उसमें से भी जो लोग श्रेष्ठतम हैं, जो श्रेष्ठ हैं, योग्य हैं, उनको चुना जा सके। चौथा जो हम देखते हैं वो ये है कि भूमिकाओं का निर्वाह जो है वो कर्तव्य निष्ठा से होना चाहिए। ऐसे नहीं कि बस भूमिका है, चलो ये हमारा अच्छा ठीक है, हमको ये काम मिला है, हम कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। इसको कर्तव्य निष्ठा के साथ करना चाहिए। ये फीलिंग आनी चाहिए कि ये जो हमें पोस्ट दी गई है या जो पद दिया गया है, इसके पीछे कुछ जिम्मेदारी है, उत्तरदायित्व है हमारा, और उन्हीं कर्तव्य निष्ठता से ये है जो भी कार्य होते हैं उनका निर्वाह होना चाहिए। भूमिकाओं के प्रभावी निर्वाह को सुनिश्चित करने के लिए यह बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। कोई व्यक्ति प्रशिक्षित और अपने कार्य में श्रेष्ठ हो सकता है। यहाँ पे आप लोग समझने की कोशिश करिए कि कोई भी व्यक्ति है वो प्रशिक्षित भी हो गया, मान लेते हैं उसे हम बहुत ही अच्छे से प्रशिक्षण भी दे दिए तो प्रशिक्षित भी हो गया, फिर हम ये देखें कि वो अपने काम को बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ तरीके से कर भी रहा है, या ये श्रेष्ठ तरीके से नहीं बोलेंगे, ये कहेंगे कि कोई मान लेते हैं कि जैसे आईएएस का ऑफिसर है, उसने एग्ज़ाम पास किया और उसने ट्रेनिंग भी ले लिया उसने, वो अपने जिस फील्ड के लिए चुना गया है वो उसका मास्टर भी है, या ये कह सकते हैं कि उसकी पूरी पकड़ है उस पर। लेकिन अगर वो अपने काम को सही तरीके से नहीं करेगा तो फिर इन सारी चीज़ों का जो प्रशिक्षण है या फिर वो अपने फील्ड में मास्टर हो, उसका कोई लेना देना नहीं रहेगा, ना ही उससे समाज को कोई बेनिफिट होगा, क्योंकि वो अपना काम ही सही तरीके से नहीं कर रहा है। तो कोई व्यक्ति यदि प्रशिक्षित हो या फिर श्रेष्ठ भी हो सकता है, मगर वह अपना काम यदि पूरे समर्पण और निष्ठा से नहीं करता है तो इससे पूरी की पूरी व्यवस्था को क्षति पहुंचती है। इसीलिए समाज की प्रकार्यात्मक पूर्वापेक्षाओं की पूर्ति के लिए ये जो चारों कारक हैं, जो चारों पहलू हैं, ये बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य हैं। स्तरीकरण के प्रकार क्या होते हैं, इसके लिए आखिर में डेविस और मूर क्या कहते हैं ये समझते हैं। डेविस और मूर कहते हैं कि विभिन्न पदों पर सबसे उत्तम व्यक्ति चुने जाएं और वे अच्छा काम करें। डेविस और मूर अच्छा सोच रहे हैं, चूँकि प्रकार्यवादी हैं, तो उन्होंने उनकी खामियों को समझने की कोशिश ही नहीं की। उनको लगा कि हमें तो समाज जो है वो एक अच्छी पैटर्न में चाहिए, एक अच्छी तरीके से स्वस्थ समाज चाहिए, तो इसके लिए क्या क्या कंडीशन हो सकती है वो ये सोच रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि जो विभिन्न पद होते हैं इन पर सबसे उत्तम व्यक्ति चुने जाएं और वे अच्छा काम करें। यह सुनिश्चित करने के लिए सभी समाजों को किसी न किसी उपाय की ज़रूरत पड़ती है। प्रत्येक समाज में ये आवश्यकता होती है कि उस समाज में जितने भी व्यक्ति हों और जो काम हो उसके एक्सपर्ट हों, तो इसलिए ये प्रत्येक समाज में किसी न किसी उपाय के तहत इसको सुलझाया जाता है। उनके अनुसार यह सुनिश्चित करने के सबसे कारगर उपाय जो हैं वो सामाजिक स्तरीकरण है। अब
जो डेविस हैं और मूर हैं, ये दोनों लोग कहते हैं कि अगर हमें ये चाहिए कि प्रत्येक जो कार्य है वो सही से और वही करें जो लोग उसके लिए बने हैं, या कहें कि उसके लिए प्रशिक्षित हैं, दक्ष हैं, या सिर्फ उसके लिए स्पेसिफिक उनका नॉलेज है। जैसे कि अगर किसी ने मेडिकल फील्ड से या एमबीबीएस किया है तो वो डॉक्टरी में जाए, जिन्होंने इंजीनियरिंग की है वो इंजीनियरिंग में जाए, जिन्होंने कॉमर्स किया है वो जो इकोनॉमिक्स फील्ड है उसमें जाए। तो इस तरीके से हम देखें तो इनका मानना था कि इसका सबसे अच्छा उपाय जो है वो यही है कि सामाजिक स्तरीकरण समाज में हमें देखने को मिलनी चाहिए। यह प्रणाली इसलिए प्रभावी है कि यह समाज में अलग अलग पदों या स्थानों के लिए असमान पारितोषिक अर्थात उसके जैसे काम है उनके अनुसार उनको वेतन भत्ता दिया जाता है और उनको उसी के अनुसार विशेषाधिकार भी देती है। सभी लोगों को जो किंग्सले डेविस और विल्बर्ट मूर हैं वो ऐसा मानते हैं कि सभी लोगों को यदि हम एक जैसा अगर पुरस्कार या सम्मान देने लगें तो उनमें कठोर श्रम करने की कोई आकांक्षा ही नहीं होगी, उनकी इच्छा ही नहीं होगी कि क्या फ़र्क पड़ता है हम काम कम करें या फिर ज़्यादा करें, हमको तो सेम स्टेटस है समाज में मिलने वाला है, सेम सैलरी मिलेगी, हमारी इज्जत भी एक जैसी ही मिलेगी, तो ज़रूरत क्या है किसी को मेहनत करने की। इसके अलावा लोगों में जिम्मेदारी भरे पदों या चुनौतीपूर्ण कार्यों से बचने की प्रवृत्ति भी हो सकती है। उन्हें यह मालूम है कि वे कितना भी अच्छा कार्य कर लें और कैसा भी पद या स्थान उन्हें हासिल हो जाए, उन्हें जो वेतन है वो तो एक जैसा ही सबको मिलना है। तो इसलिए ये मानते हैं कि ये जो प्रणाली है या सिस्टम है समाज का, इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए जो सामाजिक स्तरीकरण है ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। डेविस और मूर के अनुसार स्तरीकरण की यह प्रणाली स्पर्धा पर आधारित समाज और प्रदत्त पर आधारित पारंपरिक समाज दोनों के लिए सही है। तो डेविस और मूर ने जो स्तरीकरण की बात की है, सामाजिक स्तरीकरण की, वो मानते हैं कि जो प्रतिस्पर्धा पे आधारित जो हमारा आधुनिक समाज है और प्रदत्त पर आधारित जो पारंपरिक समाज है, इन दोनों के लिए ज़रूरी है। आधुनिक समाज में लोग अपनी प्रवीणता और शैक्षिक योग्यता के अनुसार पदों को तो वे प्राप्त करते हैं। जो लोग अधिक योग्य और शिक्षित होते हैं उन्हें बेहतर पारितोषिक मिलते हैं और प्रतिष्ठित पदों पर आसीन होते हैं। पारंपरिक समाज में पद जन्म के जरिए प्रदत्त होते हैं। पारंपरिक रूप से जातियों में बटे भारतीय समाज में लोगों को अपने पद या स्थान योग्यता के कारण नहीं बल्कि जन्म से मिले रुतबे या दर्जे से मिल जाते हैं। इस तरह की व्यवस्था में असमान पारितोषिक का चलन इसकी कार्यकुशलता को उन्नत नहीं कर सकता है। तो अगर हम बात करें जो पारंपरिक समाज हमें देखने को मिलता है जो कि प्रदत्त पे आधारित होता है, तो उसमें चूँकि जो भी स्थान है किसी व्यक्ति को या समाज में उसकी इज्जत, उसको पद जो दिया जाता है वो उसको जन्म से उसको क्या रुतबा मिला है, वो किस फैमिली से बिलोंग करता है या किस जाति से बिलोंग करता है या वर्ण व्यवस्था में किस वर्ण सिस्टम में कहाँ पे उसका पोजीशन है, इससे उसको जो इज्जत मिलती है वो मिलती है। इस तरह की व्यवस्था में असमान पारितोषिक का चलन तो होता नहीं है कि इसकी कार्यकुशलता को उन्नत नहीं कर सकता है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हम किसी को कम या ज़्यादा वहाँ वेतन दे रहे हैं कि वहाँ पे कार्यकुशलता की बात आएगी। मगर डेविस और मूर तर्क देते हैं कि इस तरह के पारंपरिक समाज में पदों से जुड़े कर्तव्यों के निर्वाह पर जोर दिया जाता है। जैसे अगर कोई ब्राह्मण परिवार से है तो उससे उसी प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा भी की जाती है, या फिर कोई क्षत्रिय है, कोई राजपूत है, तो उनसे उसी तरीके से अपेक्षा भी की जाती है। इसलिए एक मजदूर का बेटा मजदूर ही रहेगा, पर अगर वह अपने कर्तव्य, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करता है तो उसे दूसरों तरीकों से
पुरस्कृत किया जाएगा। तो अगर हम पारंपरिक समाज की बात करें तो एक मजदूर अगर कोई व्यक्ति है और उसका बेटा भी मजदूरी अगर होता है और वो अच्छे से अपनी जिम्मेदारियों का, अर्थात एक मजदूर के रूप में अच्छे से अपनी जिम्मेदारियों का, अपने कर्तव्यों का निर्वाह करता है, तो उसे अन्य तरीकों से पुरस्कृत किया जाता है। या आप लोग ऐसा देखेंगे कि कहते हैं लोग कि अरे इनके पिताजी थे वो बहुत ही ज़्यादा कुशल कारीगर थे और एकदम वही जो लक्षण हैं, गुण हैं, वो बेटे में आए हैं। तो इस तरीके से समाज जो होती है उनको पुरस्कृत करने का काम करती है। अब डेविस और मूर की कुछ बुनियादी प्रस्तावनाएं हैं, उसको हम लोग समझेंगे कि इन्होंने कुछ बेसिक पॉइंट कहा है जो कि ज़रूरी है समाज में। तो इसको हम लोग समझ लेते हैं। डेविस और मूर के अनुसार जो हमारे समाज में स्थिरता या बोले सामाजिक स्तरीकरण में भूमिकाओं का क्या योगदान है, इसके लिए डेविस और मूर ने बताया कि कुछ ऐसे हमें पॉइंट्स देखने को मिलते हैं जो कि प्रत्येक समाज में विद्यमान होते हैं। ये पॉइंट्स कौन से हैं उसको हम लोग देखते हैं और इन्हीं के कारण ऐसा डेविस और मूर मानते हैं कि प्रत्येक समाज जो होता है अपने आप में स्थिरता को बनाए रखता है। तो पहला पॉइंट है कि प्रत्येक समाज में कुछ पद या स्थान कार्य की दृष्टि से अन्य से अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। ये इनके कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आप लोगों को समझने की ज़रूरत है, रटने की ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत है। इन पदों से अधिक पारितोषिक और प्रतिष्ठा मिलती है, जैसे कि उदाहरण के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा को अन्य नौकरियों से अधिक प्रतिष्ठा हासिल है। इसके कारण आप लोग देखेंगे कि चाहे कोई कितनी बड़ी बड़ी कंपनियों में इंजीनियर्स होते हैं, चाहे अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं, वो तक अपनी नौकरियां छोड़ के जाके सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, क्योंकि ऐसा है कि भारत की जो एक सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठा वाली अगर कोई नौकरी है तो आईएएस मानी जाती है। दूसरा पॉइंट बताते हैं कि इन भूमिकाओं के निर्वाह के लिए सिर्फ गिने चुने लोगों में अनिवार्य योग्यता या क्षमता होती है, अर्थात प्रत्येक कार्य के लिए प्रत्येक व्यक्ति नहीं बना होता है। इसका बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल जो लोग देते हैं कि एक ही हाथ की पांचों उंगलियां जो होती हैं वो एक समान नहीं होती हैं। तो उसी तरीके से प्रत्येक व्यक्ति जो होता है वो प्रत्येक कार्य के लिए नहीं बना होता है। इसके लिए अगर हम उदाहरण देखें तो भारतीय प्रशासनिक सेवा परीक्षा में हम लोग इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल देख सकते हैं कि जिसमें बैठते तो लाखों लोग हैं लेकिन कुछ ही प्रत्याशी जो होते हैं वो सफल हो पाते हैं। अगर आप लोग देखेंगे कि 900 तक वैकेंसी है या फिर 1000 वैकेंसी आती है तो उसके लिए कई लाखों लोग उसके लिए भरते हैं और ये पता है कि वैकेंसी चूँकि इतनी है तो इतने लोगों का ही सिलेक्शन होना है, लेकिन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन लाखों बच्चे करते हैं। इन पदों या स्थानों के लिए अधिकतर एक लंबी और गहन प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। तो तीसरे पे इन्होंने फोकस किया प्रशिक्षण पे कि एक बहुत ही लंबी और गहन प्रशिक्षण की स्थापना हो, ये आवश्यकता होती है, जो कि पद जो होते हैं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। जो लोग इन पदों को अर्जित करते हैं उन्हें इसके लिए बहुत बड़ा त्याग करना पड़ता है, अर्थात उन्हें ट्रेनिंग करनी पड़ती है, अपने घरों से दूर रह के बहुत सारी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है और इसलिए ऐसे अभ्यर्थियों को अधिक आर्थिक पारितोषिक और समाज में अधिक प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए। तो ये कुछ कंडीशन जो है जो कि किंग्सले डेविस और विल्बर्ट मूर बताते हैं। अब इनकी तो कुछ जो पॉइंट्स थे वो हम लोगों ने समझ लिए, लेकिन डेविस और मूर की कुछ समालोचना भी हुई है और इसमें आप लोगों को अगर इस टॉपिक को कभी पहले भी आप लोग डिस्कस किए होंगे, पढ़े होंगे, सामाजिक स्तरीकरण में हम लोग कॉम्पिटिटिव सीरीज में भी एक ब्रीफ डिस्कशन इसके बारे में किए थे। तो डेविस और मूर के जो सिद्धांत है इसकी सबसे बड़ी आलोचना जो है
वो ट्यूमिन ने की थी। तो इसको आज हम लोग समझेंगे कि आखिर में ट्यूमिन ने किस प्रकार से इसे क्रॉस किया था कि नहीं, जो इनकी ये सिद्धांत है, प्रकार्यात्मक सिद्धांत है सामाजिक स्तरीकरण का, वो बिल्कुल फिट नहीं होता है। तो किस प्रकार से ट्यूमिन ने इसकी आलोचना की है, इसको हम लोग समझेंगे। अगर देखें तो सभी समाज जो है वो सामाजिक और व्यावसायिक गतिशीलता में विश्वास तो करती ही है, मगर यह उस समाज के ठीक उलट है जिसमें कोई गतिशीलता नहीं नज़र आती है, क्योंकि लोगों की भूमिकाएं हैं जो उन्हें जन्म के साथ ही मिल जाती हैं। अर्थात जो डेविस और मूर हैं वो ऐसा मानते हैं कि हर किसी को अपनी खुद की जो कुशलता है उसी के अनुसार उनको रहना है। चाहे वो प्रदत्त समाज की बात करें तो उनकी अपनी जो जन्म के साथ जो उनको प्रतिष्ठा मिली है समाज में, उसी के साथ वो आगे बढ़ते हैं, भले वो उस लायक हों या ना हो। इस प्रकार से भारत का अगर संविधान की हम बात करें तो ये देखेंगे कि भारत के संविधान में सभी नागरिकों को समान अधिकार है। ऐसा नहीं है कोई ऊंचा है कोई निम्न है। तो यह जाति, नस्ल, धर्म और सामाजिक लिंग अर्थात जो जेंडर होता है जिसे समाज ने डिसाइड किया है, इसके आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव जो है वो संविधान की दृष्टि से हम देखें तो अवैध है या आधुनिक समाजों की तरह है जिसमें व्यक्ति की योग्यता को उसके जन्म से अधिक महत्व दिया जाता है। इसके मद्देनज़र डेविस मूर का जो सिद्धांत है वो यथार्थवादी दिखाई तो देता है, क्योंकि यह समाज में व्याप्त असमानताओं की व्याख्या करता है, मगर इस सिद्धांत की तरह तरह से आलोचना हुई है। अगर रियल में बताया जाए तो जब 1945 में अमेरिकन जर्नल ऑफ सोशियोलॉजी में इसका जब प्रकाशन हुआ था, 1945 की बात हो रही है, आप लोग ध्यान रखिएगा। 1945 में जब इसका पहली बार अमेरिकन जर्नल ऑफ सोशियोलॉजी में प्रकाशन हुआ था तो इसने समाजशास्त्रियों को काफ़ी ज़्यादा आकर्षित किया था, इस पे सोचने के लिए मजबूर किया था। इस दौर के अनेक विख्यात समाजशास्त्रियों ने इस सिद्धांत के समर्थन में या फिर आलोचना में कई लेख लिखे। इस पत्रिका ने एक विशेष अंक निकाला जिसमें उसने इन लेखों को प्रकाशित किया कि किस विचारक ने इसके बारे में क्या कहा है। सम प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन जो डेविस और मूर ने पब्लिश किया था उसके समर्थन में या ये बोलें कि उसके असमर्थन में बहुत सारे विचारकों ने अपने अपने राय दिए थे। लेकिन इन सभी विचारकों में अगर सबसे महत्वपूर्ण विचारक की बात करें तो वो हैं ट्यूमिन। ट्यूमिन की बात अब हम कर लेते हैं कि ट्यूमिन ने किस प्रकार से डेविस और मूर के सिद्धांत की आलोचना की है। ट्यूमिन ने डेविस और मूर सिद्धांत की आलोचना इस बात से शुरू की कि कार्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण पदों को काफ़ी ज़्यादा पुरस्कृत किया जाता है। यहाँ पे अब आप लोग चूँकि ये आलोचना किए हैं डेविस और मूर के सिद्धांत की, तो यहाँ पे हमें समझने की ज़रूरत है कि ट्यूमिन के विचार क्या थे, इन्होंने किस प्रकार से आलोचना की है। इनका ऐसा कहना था कि जो डेविस और मूर का जो सिद्धांत है तो इसकी आलोचना ही ये इसी बात से शुरू करते हैं कि कार्य की दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति के अपने कुछ स्पेसिफिक टैलेंट बेस्ड कार्य होते हैं, तो कार्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण पदों को काफ़ी ज़्यादा पुरस्कृत किया जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि पारितोषिक असमान होते हैं, क्योंकि कुछ को दूसरों से अधिक पारितोषिक मिलता है। किसी का वेतन बहुत ज़्यादा होता है, किसी का वेतन बहुत कम भी होता है, मगर निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता है कि कार्य की दृष्टि से पद अधिक महत्वपूर्ण रहते हैं। अर्थात ये नहीं कह सकते हैं कि हम कार्य की जो दृष्टि से जो कार्य दिया गया है उस कार्य की दृष्टि से जो पद है उससे जुड़ा हुआ वो अधिक महत्वपूर्ण होता ही है। ऐसा संभव है कि जैसे कि उन्होंने एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश की है कि ऐसा संभव है कि किसी कारखाने में कुछ मजदूर जो हैं वो उत्पादन को बनाए रखने के लिए प्रबंधकों को उनसे बेहतर पारितोषिक मिलता है। अब एक ही कारखाने की बात करते हैं, उसमें कुछ मैनेजर्स हैं और कुछ मजदूर हैं। मजदूर अपना काम कर रहे हैं और जो प्रबंधक हैं वो अपना काम कर रहे हैं। यहाँ पे
मजदूर जो हैं उनका वेतन बहुत ही कम होता है कंपेयर टू प्रबंधक। तो मैनेजर की तुलना में जो मजदूर हैं उनके वेतन बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं। ऐसी स्थिति में अगर हम देखें तो अगर मजदूरों को हटा दिया जाता है तो इससे उत्पादन में अवश्य ही रुकावट आएगी। ट्यूमिन ये कहना चाहते हैं कि अगर हम मजदूरों को उस कारखाने से हटा दें तो ये बिल्कुल क्लियर है कि जो कारखाने में प्रोडक्शन चल रहा था, जो उत्पादन चल रहा था, उसमें रुकावट आ जाएगी, क्योंकि बेसिक में कार्य करने वाले तो मजदूर ही हैं। जो अगर उत्पादन की क्रिया से डायरेक्टली जुड़े हैं वो देखा जाए तो मजदूर ही हैं। मगर कुछ प्रबंधकों को यदि हटा दिया जाए तो संभव है कि इससे उत्पादन जो है वो उतने ज़्यादा प्रभावित हो ही नहीं, क्योंकि मैनेजर्स जो हैं वो जो कि हर लेवल पे मैनेजमेंट का काम देखते हैं, तो अगर उनमें से कुछ मैनेजर्स को हटा भी दिया जाए तो कुछ मैनेजर्स उसको संभाल लेंगे। लेकिन अगर मज़दूरों को हटा दिया जाए तो हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि सेम वैसे ही प्रोडक्शन होगा। अगर 100 मज़दूर किसी कारखाने में हैं, उनमें से मान लेते हैं कि 100 मज़दूर किसी कारखाने में हैं और उसमें से 50 मज़दूरों को हटा दिया जाए तो ये नेचुरल सी बात है कि जो उत्पादन है वो जितना पहले था उसका आधा हो जाएगा। लेकिन अगर बात मैनेजर्स की करें या प्रबंधक की करें तो अगर कुछ प्रबंधकों को हटा दिया जाए तो उससे उत्पादन की जो प्रक्रिया चल रही थी उस पर उतना ज़्यादा असर पड़ेगा ही नहीं। ट्यूमिन तर्क देते हैं कि लोगों को दिए जाने वाले असमान पारितोषिक जरूरी नहीं कि पदों की प्रकार्यात्मक महत्ता के अनुसार ही हों। ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी के पद इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं कि उनको बहुत ज़्यादा वेतन दिया जा रहा है। पदों के महत्व के निर्धारण में सत्ताधिकार या शक्ति की भूमिका और इससे ऊंचे पारितोषिक को हथिया लेना भी पारितोषिक को तय करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक होता है, क्योंकि ट्यूमिन के अनुसार उच्च पारितोषिक को इस आधार पर उचित ठहराना सही नहीं है कि इन पदों के लिए भारी प्रशिक्षण शामिल होता है। अब इसको अगर हम लोग बहुत ही सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करें तो अगर आप लोग चाहे वो पॉलिटिक्स में देखेंगे कि जिनकी पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो पॉलिटिक्स में आती जाती है, भले उतनी सक्षम हो या ना हो अपनी पहली पीढ़ी की तरह, लेकिन उनको वो प्रतिष्ठा, वो पारितोषिक वैसे ही मिलती है। या फिर अगर किसी इंडस्ट्रियलिस्ट की बात करें, किसी इंडस्ट्री में किस प्रकार से एक बिजनेसमैन जो है और उसके जो बच्चे हैं हो सकता है कि उतने ज़्यादा कुशल ना हो, लेकिन उनको कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि उनकी इनकम जो है या उनका पारितोषिक जो है वो बहुत ही कम हो जाएगा। वे कहते हैं कि प्रशिक्षण में ज़रूरी नहीं कि व्यक्ति को त्याग करना पड़ता ही हो। तो वो कहते हैं कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, जैसा कि विल्बर्ट मूर और किंग्सले डेविस कहते हैं कि प्रशिक्षण में व्यक्ति को बहुत ज़्यादा त्याग करना पड़ता है। तो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इससे व्यक्ति नई प्रवीणता और ज्ञान अर्जित करने में लाभान्वित होता है। तो वो नई नई तकनीक्स जो है या कौशल है उसको सीखता है, बहुत सारे नॉलेज वो गेन करता है, इन सारी चीज़ों का वो फ़ायदा उठाता है या उनसे लाभान्वित होता है। इसके अलावा ऐसे मामलों में मिलने वाले पारितोषिक प्रशिक्षण के दौरान किए जाने वाले त्याग से कहीं ज़्यादा होते हैं। तो अगर हम बात करें कि प्रशिक्षण में जो हम बात करते हैं कि बहुत सारा त्याग भी करना पड़ता है, तो ट्यूमिन ये भी कहते हैं कि जितना ऊंचा पोस्ट है उसके लिए वैसी ट्रेनिंग है, लेकिन उसी के अनुसार उसकी पारितोषिक भी है, तो उसको वेतन भी उतना ही ज़्यादा मिलता है। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि उसको सिर्फ त्याग ही करना पड़ता है। ट्यूमिन इस प्रस्थापना को भी सही नहीं मानते हैं कि असमान पारितोषिक लोगों को अपने काम को सुधारने के लिए प्रेरित करता है। यहाँ पे जो किंग्सले डेविस और विल्बर्ट मूर ने जो कहा कि लोग चूँकि असमान पारितोषिक दिया जाता है इसलिए लोगों का नेचर जो होता है वो कॉम्पिटिटिव हो जाता है, प्रतिस्पर्धा लोग करते हैं ताकि वो अच्छे पोस्ट पे अच्छी जगह पे जा सकें, तो इससे लोग अपने कार्य में काफ़ी सुधार भी करते हैं। यहाँ पे ट्यूमिन ने उनके इस बात से भी असहमति दिखाई है कि असमान पारितोषिक जो है वो लोगों को अपने काम को सुधारने के लिए प्रेरित करे, ऐसा ज़रूरी नहीं है, बल्कि सच्चाई यह है, यथार्थ यह है कि इस प्रेरणा से
पहले कुछ अवरोध आते हैं। स्तरीकरण प्रणाली जो है वो मेधावी लोगों को सम्मान और बेहतर अवसर उपलब्ध नहीं होने देती है। तो स्तरीकरण ऐसा होता है कि बहुत ऐसे मेधावी या फिर अच्छे वेल टैलेंटेड पर्सन होते हैं जिनको मौका नहीं मिल पाता है और वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं जहाँ तक उनकी रियल में जगह होती है। यहाँ पे टीबी बाटोमोर की एक अपनी इनकी पुस्तक है एलिमेंट्स एंड सोसाइटीज, इसमें इन्होंने कहा है कि ब्रिटेन और फ्रांस जैसे विकसित देशों में भी प्रशासनिक सेवाओं में अधिकांशतः प्रशासनिक अधिकारियों के बच्चे ही हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ट्यूमिन की ही ये कहें सहमति करते हुए या ये कहें कि किंग्सले डेविस और विल्बर्ट मूर की आलोचना करते हुए टीबी बाटोमोर ने भी अपनी पुस्तक एलिमेंट्स एंड सोसाइटीज़ में बताया है कि ब्रिटेन और फ्रांस जैसे जो विकसित देश हैं, यहाँ पे तो हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि लोगों की मेंटालिटी बहुत पिछड़ी हुई है, सोच बहुत पिछड़ा हुआ है, बल्कि ये विकसित देश हैं, लोग काफ़ी खुले विचार के होते हैं। लेकिन यहाँ पे भी ऐसा देखने को मिलता है कि जो प्रशासनिक सेवाएं होती हैं उनमें अधिकांश जो लोग होते हैं, जो व्यक्ति होते हैं, वो प्रशासनिक अधिकारियों के ही बच्चे होते हैं। ट्यूमिन जोर देकर कहते हैं कि ये इनका कथन है, आप लोग ध्यान रखिएगा, स्तरीकरण प्रणाली स्पष्टतया अवसर की पूर्ण समानता के विकास के प्रतिकूल है। ये इनका बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपोजिशन का कोट है जो कि स्तरीकरण के विरोध में है, या आप लोग देख सकते हैं। तो ये इनका बहुत ही इम्पॉर्टेंट कोट है जो आप लोग याद रखिएगा कि स्तरीकरण प्रणाली स्पष्टतया अवसर की पूर्ण समानता के विकास के प्रतिकूल है। ट्यूमन तर्क देते हैं कि जो लोग विभेदी पदों या स्थानों से लाभान्वित हो रहे हैं वे निश्चय ही प्रकार्यात्मक रूप से महत्वपूर्ण पदों को कुटिलता से हथिया सकते हैं। इसलिए ट्यूमिन कहते हैं कि सामाजिक स्तरीकरण का प्रकार्यवाद सिद्धांत जो है वो यथार्थवादी नहीं है। तो यहाँ पे आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि किंग्सले डेविस और विल्बर्ट मूर ने सामाजिक स्तरीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत दिया था, जो कि ये लोग काफ़ी कुछ इंस्पायर थे, प्रभावित थे टालकट पार्सन्स से। और टालकट पार्सन्स भी चूँकि एक प्रकार्यवादी सिद्धांतकार हैं तो उनका असर किंग्सले डेविस और विल्बर्ट मूर पे पड़ा है। लेकिन इनके विरोध में या इनके आलोचना में जो अगर एक ये बोलें कि अच्छे विचारक जो हम बोलें या इनका स्ट्रांगली अपोज करते हुए जो विचारक दिखते हैं वो हैं मेल्विन ट्यूमिन। तो ट्यूमिन जो है ये आप लोग देख ही लिए, यहाँ पे समझ चुके हैं कि किस प्रकार से किंग्सले डेविस और विल्बर्ट मूर के विचारों को कट करते हैं या क्रॉस करते हैं। और यहाँ पे एक और विचारक जुड़ते हैं उनसे, टीबी बाटोमोर, इन्होंने भी इस बात में सहमति प्रदान की है। तो दोस्तों ये कुछ प्रकार्यवादी विचारक थे जिन्होंने सामाजिक स्तरीकरण पे अपने विचार दिए थे। अब हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो कोजर हैं, डारेंडॉर्फ हैं, इन्होंने आखिर में क्या अपने विचार दिए हैं सामाजिक वर्गों को लेके, उस पर डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट इग्नू सीरीज़ के लेक्चर में। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा, और यदि आप लोगों को पसंद आता है आप लोग लाइक ज़रूर किया करिए, साथ ही कमेंट करके ज़रूर बताया करिए मुझे। जब आप लोग कमेंट करते हैं, मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं जितनी मेहनत करती हूँ वो मैं एक सही दिशा में कर रही हूँ। कम से कम कुछ लोग तो हमसे लाभान्वित हो रहे हैं, मैं जो समझाती हूँ कुछ लोगों को मैं कम से कम इतनी इस स्थिति में हूँ कि लोगों को अपनी बातों से या अपने जो हमारे विचार हैं उनसे लोगों को कुछ लाभ पहुँचा पा रही हूँ, या ये कहूँ कि अपना योगदान दे पा रही हूँ, आप लोगों को कुछ समझा पाती हूँ। तो आप लोग कमेंट ज़रूर किया करिए, इससे मुझे बहुत ऊर्जा मिलती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आप लोग अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर किया करिए, क्योंकि इस तरीके के कंटेंट जो होते हैं वो हर प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलते हैं। धन्यवाद।